हाय, स्वागत है आपका बेल प्रेप विद मनोज पे। मैं हूं मनोज। आज हम देखेंगे, हमने लगभग एक यूनिट जो 501 ब्लॉक 1 की हमने एक यूनिट हमने ख़त्म कर दी। उसमें हमने देखा था कि मैकॉलेज मिनट देखा था, हमने सार्जेंट रिपोर्ट देखी थी, हमने हंटर कमीशन देखा था, वुड डिस्पैच देखा था। तो वो सारे हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे कि भारतीय शिक्षा प्रणाली की जो यूनिट नंबर 2 है, भारतीय शिक्षा प्रणाली की सेकेंड। ऐसे हमने पुरानी देखी थी, भारतीय शिक्षा प्रणाली फर्स्ट। ठीक है, तो हम देखेंगे अब 2 में क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही रेगुलर हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। वो वाली यूनिट हमारी 2 क्लासेस में कंप्लीट हुई एज इट इज़। ये भी हमारी 2 से 3 क्लासेस में, क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस दो में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या था यूनिट नंबर 2 में। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि 1995 का जो वो सॉरी ये आर्टिकल नंबर जो 45 है, जो 45 हमारे डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व है, इसमें हमारा कहा गया है, इसमें प्रावधान है कि ये सरकार, एक मिनट, सॉरी जरा टैप, इसमें प्रावधान था कि ये सरकार के दायित्वों की संविधान को लागू होने और 10 वर्ष के अंदर देश के सभी बच्चों को जब तक 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। तो मतलब ये आर्टिकल नंबर 45 जो मतलब राज्यों को एक दायित्व दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में ये दायित्व दिया था कि हर बच्चा जो 10 वर्ष के अंदर, मतलब जो 10 वर्ष जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बना, मतलब संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर हर बच्चे को, मतलब 14 वर्ष तक का जो बच्चा नहीं हो पाता, जो 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या होता है कि जो प्राइमरी शिक्षा है उसको क्या करना है, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से दिया जाना है। ये दायित्व किसका है? ये दायित्व है राज्यों का, कहा गया था। ये आर्टिकल नंबर 45 में कहा गया था। बाद में 2002 में इसे आर्टिकल नंबर 21 ए के तहत, आर्टिकल नंबर 21 के ए के तहत, मतलब ए या का मतलब जो भी है उसके तहत, तो 2002 में इसको क्या बना दिया गया था, एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। फिर ये फंडामेंटल राइट हो गया था हर बच्चे का कि जो 6 से 14 वर्ष का है उसे बेसिक शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी, और वो भी निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है, तो ये कहा गया था आर्टिकल नंबर 45 में और आर्टिकल नंबर 21 में। अब हम देखेंगे आगे हमने आज इसमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसमें हमें सबसे पहले इसमें पढ़ना है हमें शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग में हमें कौन कौन सी समिति थी, हमारे जो शिक्षा, मतलब जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जो 1947 के बाद हमने क्या करना था, एक पहले राधा कृष्ण आयोग पढ़ेंगे जो 1945 और 1949 तक, 1945 में आया था। ठीक है, ऐसे ही हम मुदालियर आयोग पढ़ेंगे। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसने माध्यमिक शिक्षा की ज़्यादा रिकमेंडेशन की थी। ठीक है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था। ये दुर्गाबाई समिति, ये क्या था, ये महिलाओं के लिए, मतलब महिला शिक्षा पर कहली थी पहली राष्ट्रीय समिति थी। मतलब जब हमने देखा था कि स्वतंत्रता के पश्चात क्या था कि महिलाओं की एजुकेशन पे कोई काम नहीं हो रहा था, और महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत बहुत बिगड़ी हुई थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे शिक्षा मंत्रियों की, हम देखेंगे शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। उस बैठक में हम लोगों ने देखा था कि मतलब इस पे चर्चा हुई थी कि महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किए जाने आवश्यक हैं। तो इसके लिए दुर्गावादी समिति की एक समिति बनाई गई थी जो 1958 में बनाई गई थी, और 1958 में ही इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसमें हम देखेंगे कौन कौन से सुधारों के लिए बात की गई थी। ठीक है, चौथा हम देखेंगे इसमें कोठारी कमीशन क्या आया था। कोठारी कमीशन 1964 में आया था। ठीक है, इसी कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पर हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई थी, क्वेश्चन आता भी है, जो पहली एजुकेशन पॉलिसी थी वो कौन से आयोग की रिकमेंडेशन पर आई थी, तो वो कोठारी कमीशन की। अब वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम राधा कृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, इसके बाद दुर्गाबाई देशमुख समिति देखेंगे। ठीक है, क्योंकि कोठारी आयोग और यशपाल समिति अपने आप में एक बड़ा ड्राफ्ट है, तो इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं केवल 3 को आज और बाकी को कल। इसके बाद हम देखेंगे यशपाल समिति के बाद हम देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी कौन कौन सी आई थी। 3 न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। पहली थी मतलब एक 68 में आई थी, इसके बाद एक 1986 में आई थी। ठीक है, इसके बाद एक इसका 1968 वाले की, 86 वाले की एक अमेंडमेंट आया था, संशोधन आया था, जो आचार्य राममूर्ति के मतलब अध्यक्षता में हुई थी, तो वो 1992 में आई थी। इसके बाद हमारी जो अभी रिसेंट में आई है एक 2022 की 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे नाम दिया गया। तो ये सब हम अलग अलग पढ़ेंगे। और हालांकि मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मतलब एक ब्रीफ में, बहुत ब्रीफ में एक वीडियो
मतलब वीडियो बनाई है, 4 से 5 लेक्चर हैं, आपको लिंक इसमें पिन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप सो आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे पहली बार में राधा कृष्ण आयोग, इसका क्या मतलब था। राधा कृष्ण आयोग क्यों आया था, किसकी क्या रिकमेंडेशंस थी, ठीक है। अब हम देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या था। वेट अ मिनट, ओके लेट्स स्टार्ट, ठीक है। ये क्या था, राधा कृष्ण आयोग था। इसके लिए क्या क्या था, कहा गया था, इस ये एक यूजीसी कमीशन, इसके तहत एक यूजी कमीशन बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या गया था, विश्वविद्यालय आयोग था एक, ये इसने मोस्टली काम किया था उच्च हायर एजुकेशन के लिए, इसने राधा कृष्ण आयोग ने काम किया था। इसका गठन कब हुआ था, 1948 में डॉक्टर राधा कृष्ण की अध्यक्षता में आया था, ठीक है। मतलब जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे उनकी अध्यक्षता में आया था, ठीक है। इसका मेन फोकस क्या था, मैंने बताया था आपको, विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं पर विचार करना, ठीक है। इसलिए किया गया था क्योंकि स्वतंत्र भारत को राष्ट्रीय विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में युवा नेतृत्व की आवश्यकता थी, और अपेक्षित था कि ये नेतृत्व शिक्षित नवयुवकों से ही प्राप्त होगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हमने देखा था हमारी हालत बहुत पिछड़ी हुई थी। हमारे जो युवा थे वो बेरोजगार थे, और हमारे देश की हालत बहुत बहुत शोचनीय थी, बहुत विचारणीय थी। तो उसकी वजह से क्या था कि एक एक मतलब लोगों ने, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, उन्होंने देखा था कि उन्होंने ये चीज़ नोटिस की थी कि हमारे देश का जो हालत है वो हमारा केवल युवा ही संभाल सकता है। तो युवा की जब हालत, देश की हालत सुधारने के लिए युवा जब देश की हालत सुधारेगा, तो उससे पहले हमें क्या करना था कि युवा की हालत थी, जो बेरोजगार थे, उनकी भी हालत सुधारनी, उन्हें एजुकेट करना था, उनकी एजुकेशन में उन्हें काम करना था, उन्हें रोजगार देना था। तो इसके लिए क्या करना था कि इसके लिए हमने विश्वविद्यालय आयोग बनाने के लिए हमने एक राधा कृष्ण आयोग का गठन किया था, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे इसने कौन कौन से किए, इसमें देखेंगे हम, इसने कौन कौन से कार्य किए। इसमें क्या कहा था, विश्वविद्यालय शिक्षा तथा शोध के लक्ष्यों, जो रिसर्च के, ठीक है, रिसर्च के उद्देश्य, अनिवार्य परिवर्तनों की अनुशंसा की इसने की, रिसर्च के लिए कौन कौन सी चीज़ें, मतलब इन सब चीज़ों को लेके, रिसर्च के लेके इसने मतलब जो अपना ड्राफ्ट में सुझाव दिए थे, ठीक है। विश्वविद्यालयों के संगठन की, विश्वविद्यालयों की कैसी बनावट होगी, उनका नियंत्रण कौन करेगा, उनके कार्य कौन करेगा, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, उनकी वर्किंग, मतलब जो वर्किंग एरिया क्या होगा उनका, उनकी फाइनेंस कौन कौन, उन्हें वित्त कौन देगा, उन्हें पैसे कौन देगा, उनके प्रवेश और संबंधी सभी मानकों को जारी करने के लिए कहा गया था। इसने मतलब रिकमेंडेशन की थी, इसने कार्य किए थे, ठीक है। और इसका एक मेन कार्य क्या था, इसका जो मेन कार्य था वो देश में क्या था, हायर एजुकेशन के लिए इस आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान, मैंने बताया था आपको, यूजीसी का निर्माण किया था। यूजीसी एक था वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूजीसी आजकल बहुत चर्चे में भी है, अपने कार्यों को लेके मोस्टली चर्चे में रहता है, तो एक क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसने बनाया था, मतलब कौन से आयोग ने रिकमेंडेशन दी थी। तो आपका 1948 का जो राधा कृष्णन आयोग था, उसने यूनिवर्सिटी ग्रांट यूजीसी को कमीशन को बनाने की रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है कि यूजीसी के गठन की बात किसने की थी। आई होप सो आपकी समझ में आओगा ये वाला आयोग। अब हम देखेंगे कि मुदालियर आयोग हमने आपको बताया था, मुदालियर आयोग क्या था, एक वास्तव में एक मध्य शिक्षा आयोग था, मध्य शिक्षा आयोग। इसने जो मिडिल एजुकेशन की बात की थी, मिडिल एजुकेशन कैसे होगी, इसने इस पे लेके बात की थी। मैंने आपको बताया था कि माध्यमिक शिक्षा आयोग था ये, ठीक है। 1952 में इसको बनाया कब गया था, 1958 में भारत सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था, ठीक है। इसकी जो अध्यक्षता थी, इस आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने की थी। 1952 में ये बनकर आया था। इसका उद्देश्य क्या था, देश में प्रचलित माध्यमिक शिक्षा की जांच करना तथा माध्यमिक विद्यालयों के सहसंबंध के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन और उसके संशोधन पे काम करना। जो हमारे पुराने जो एक्ट्स आए थे, जैसे हंटर कमीशन आया था, बोर्ड डिस्पैच आया था, तो इन सब के जो कार्य थे, और इनमें इनके कार्य को लेके जो भी चीज़ें हुई थी उनको जांच करना, और फिर देखना क्या क्या चीज़ कमी रहेगी, उस चीज़ को बाद में अप्लाई करना। तो ये मुदालियर आयोग का काम था, ठीक है। आई होप सो आपकी समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं, मुदालियर आयोग ने और क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी। मुदालियर आयोग ने क्या था, अध्यापकों की समस्याओं तथा अध्यापकों की शिक्षा से मतलब है कि जो
जो बच्चों जो टीचर्स को जो ट्रेनिंग कार्यक्रम दिए जाते हैं, जो ट्रेनिंग सिखाई जाती है, क्योंकि बच्चे को कैसे एजुकेट करना, बच्चे को कैसे समझाना है, तो ये अध्यापकीय शिक्षा से मतलब यही हो गया कि उसकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग अध्यापकीय शिक्षा के कार्यक्रमों तथा विश्लेषण किया का भी विश्लेषण किया कि मतलब कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं। और संस्कृति की अध्यापक शिक्षा पर 2 प्रकार की संस्थाएं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे का पॉइंट जो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। कि दो कौन कौन सी, नंबर 1 प्राथमिक और नंबर दूसरी थी माध्यमिक, ठीक है। अब प्राथमिक में क्या क्या गया था, जो प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं, इसने मतलब 2 प्रकार की संस्थाएं खोलने की बात की थी अध्यापक शिक्षा के लिए। मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग के लिए। इसमें जो प्राथमिक लेवल पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनका एम क्या था, सभी बच्चों को प्रशिक्षित करना जिसने एसएलसी मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी कक्षा उत्तीर्ण किए, उन सब बच्चों को मतलब क्या करना, उन सबको प्रशिक्षित करना। और इनका जो प्रशिक्षण वर्ष रखा गया था वो कितने वर्ष का था, 2 वर्ष का। और माध्यमिक शिक्षा में क्या किया था इन्होंने, माध्यमिक शिक्षा के लिए इनको प्रशिक्षण कितने वर्ष का था, 1 साल का। और जो प्राथमिक के लिए था 2 वर्ष का, ठीक है। ये जो माध्यमिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाएं ये विश्वविद्यालय के द्वारा संबंध, ठीक है। ये स्नातकों जो मतलब एक मेन था स्नातकों के लिए। अब ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण से शोध कार्य भी होंगे, जो भी शोध कार्य करेंगे, ठीक है। उसके लिए प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रायोगिक विद्यालय भी जोड़ा जाएगा। मतलब अध्यापक जो प्रशिक्षण है, जो अपने कार्यों को मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए, सीखने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए वो रिसर्च भी करेंगे। और इस रिसर्च को करने के लिए जो प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, हर एक यूनिवर्सिटी में एक प्रैक्टिकल लैब खोली जाएगी, एक प्रैक्टिकल स्कूल भी खोला जाएगा साइड से, जिसे प्रैक्टिकल लैब कहेंगे। प्रैक्टिकल लैब खोलेंगे ताकि बच्चे मतलब टीचर्स क्या करते हैं उसमें शोध कार्य कर सकें, कि नए नए मतलब नई नई चीज़ें खोज सकें, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, एक प्रायोगिक विद्यालय जोड़ने की बात की गई थी, ठीक है। इस आयोग ने क्या कहा था, आवासीय सुविधाओं सहित निःशुल्क प्रशिक्षण की ज़बरदस्त सिफारिश की थी। मतलब जो टीचर्स होंगे उनके लिए आवासीय मतलब सुविधाएं दी जाएं और निःशुल्क प्रशिक्षण किया जाए, उन्हें उस चीज़ से कोई पैसा ना लिया जाए, ताकि मतलब टीचर क्या होता है अच्छे से प्रशिक्षण ले सके, उसके बाद क्या होता है बच्चों को अच्छे से एजुकेट कर सके। अब हम देखेंगे कि तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है मोस्टली, देखेंगे कि महिला शिक्षा पर कौन सी समिति बनकर आई थी। मैंने आपको बताया था अब पहली ऐसी समिति थी स्वतंत्रता के पश्चात जो महिला शिक्षा के लिए काम कर रही थी। स्टार्टिंग से कोई ऐसी मतलब हमने देखा था कि जो अंग्रेज़ों के टाइम से हमने देखा था जो एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ है उसमें कोई भी ऐसा मतलब वो नहीं था, कमीशन नहीं था, कोई ऐसा आयोग नहीं था जिसने महिला शिक्षा पर ध्यान दिया था। लेकिन 1958 में एक समिति बनकर आई थी महिला शिक्षा समिति पर, दुर्गाबाई देशमुख समिति, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, दुर्गाबाई देशमुख ने, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें क्या है। 1957 में आयोजित राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन में ये सुझाव आया था कि महिलाओं की शिक्षा से जुड़े संपूर्ण प्रश्नों की जांच, जो भी महिलाओं की शिक्षाएं, जो भी मतलब उनकी कमियां हैं, उन सब चीज़ों की प्रश्नों की जांच करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया। ये समिति वही थी जो महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय समिति बनी। इसी तर्ज पर भारत सरकार ने 1 मई 1958 में महिलाओं की शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति की गठन किया। ये जो महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया, यही दुर्गाबाई देशमुख समिति कहलाई, ठीक है। इसकी अध्यक्षता की थी, वो किसने की थी, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, दुर्गाबाई देशमुख ने की थी। और इसकी जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, मैंने आपको बताया था 1958 मतलब 1957 में जो एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, लेकिन 1958 में इस जो समिति को गठन किया गया और 1958 में ही इसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उस रिपोर्ट में इसने बताया था, इसने अनुशंसा की थी कि लड़के और बॉयज़ और गर्ल्स, जो लड़के और लड़कियों की शिक्षा में समानता लाने के लिए उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब दोनों जो बॉयज़ और गर्ल्स को एक साथ पढ़ाया जाने के लिए इन्होंने मतलब कहा था। उन दोनों की शिक्षा थी, वो शिक्षा में समानता, मतलब जो बच्चे जो बॉयज़ पढ़ रहे हैं भाई, लड़कियों को एक समान रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, उसकी इन्होंने प्राथमिकता की थी, ठीक है। और इस समिति ने एक चीज़ और रिकमेंडेशन दी थी कि इन्होंने मिडिल स्तर पर, जो मिडिल एजुकेशन में जो 6 to 8 तक था, इन्होंने सहशिक्षा की सिफारिश की थी। सहशिक्षा मतलब जो बच्चों के मतलब लड़कियों को लड़कों के साथ पढ़ाए जाने की बात की थी। लेकिन
इन्होंने यही शिक्षा को जो हाई स्कूल स्तर पर जो गर्ल्स की एजुकेशन, गर्ल्स के लिए इन्होंने अलग विद्यालय बनाने की बात की थी। ठीक है, कि मतलब लड़कियों के लिए एक अलग अलग विद्यालय स्थापित किए जाएं, जहां लड़कियों के लिए उपयुक्त तथा अधिक अधिक विविध पाठ्यचर्याओं से प्रावधान किए जा सके। मतलब एक इन्होंने हाई स्कूल स्तर पर तो अलग मतलब विद्यालय बनाने की बात की थी, लेकिन मिडिल एजुकेशन पर उन्होंने सहशिक्षा की बात की थी, मतलब साथ में पढ़ाने की बात की गई थी। ठीक है, और इस समिति ने ये भी इच्छा व्यक्त की थी कि महिलाओं और क्रंच मतलब शिशु सदन जो मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, और महिला महिला अध्यापकों जो जो फीमेल एजुकेटर्स हैं, ठीक है, के प्रशिक्षण, और प्रौढ़ महिलाओं के लिए जो युवा महिलाएं हैं, ठीक है, उनके लिए क्या था, रोजगारी सुविधाओं को उपयुक्त प्रावधान किए जाएं, मतलब उनके लिए रोजगार दिए जाएं, ऐसी इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, आई होप सो आपकी समझ में आओगा। आज की क्लास हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे, और हम देखेंगे कि जो समितियाँ बनी थी, इनके कोई खास ज़्यादा मतलब पॉइंट्स नहीं है, वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आपको एक बार रिमाइंड करने की ज़रूरत है। आप अगर एक बार वीडियो चला के 1.5 या 1.7 पे देख लेंगे, तब भी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आई होप सो आपकी समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे आगे की क्लासेस में, हम देखेंगे कोठारी कमीशन, यशपाल समिति, फिर हम देखेंगे अपनी तीनों नई जो एजुकेशन पॉलिसीज आई थी, ठीक है, को देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए यहीं पर, थैंक यू।